हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष। वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो यह लेक्चर नंबर 7 है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले लोग के लिए ये लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर अर्थात लेक्चर 6 में हमने क्या किया था, लेक्चर 6 में निर्देश फ्रेम और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में हम लोग ने स्टडी किया था। इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं, फिर मैथमेटिकली उसको निकाल के देखेंगे, उसका जो इक्वेशन आएगा वो, फिर ठीक है। उसके बाद 2 कंडीशन है उसको हम लोग उसमें डिस्क्राइब करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं क्या करूँगा, 2 लेक्चर में डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आधा हो जाएगा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें उसको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख दिया हूँ मैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण, हिंदी में गैलीलियन रूपांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, कोई भी एक कण है, मान लो उसको हम लोग को 2 फ्रेम में अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई कण है, पॉइंट P है, मान लो यहाँ पे इसमें एक कोई कण है, इसको हमको फ्रेम S में शो करना है। तो फ्रेम S में शो करना है तो इसके हम लोग कुछ निर्देशांक लिखेंगे, मान लो X Y Z ऐसे कुछ निर्देशांक लिखेंगे। और यही कण को मान लो किसी दूसरे हम लोग फ्रेम में शो कर रहे हैं, मान लो S डैश एक दूसरा फ्रेम है, इसमें हमको शो कर रहे हैं, तो उसका भी हमको निर्देशांक लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं X डैश Y डैश Z डैश लिख देते हैं। तो ये जो फर्स्ट फ्रेम में जो निर्देशांक है और जो सेकंड फ्रेम में निर्देशांक है, तो इन दोनों फ्रेमों के निर्देशांकों में जो समीकरण आएगा उसको क्या बोलेंगे, रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। समझ में आया। मतलब 2 अलग अलग फ्रेमों में इसका निर्देशांक अलग अलग होंगे भाई। जितने हम लोग अलग अलग निर्देशांक लेते हैं, जितने अलग अलग फ्रेम लेंगे तो उसका निर्देशांक भी अलग अलग होगा किसी कण का। तो उन फ्रेमों में जो निर्देशांकों के जो बीच में जो संबंध व्यक्त करेगा वैसे समीकरण को क्या बोलेंगे, रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। और यदि ये जो फ्रेम है, यदि जड़त्वीय फ्रेम हो गए, इनर्शियल फ्रेम हो गए, तब जो संबंध व्यक्त करेगा निर्देशांक में वो समीकरण कहलाता है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। मतलब क्या कहलाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो उसका डेफिनेशन समझ में आ गया क्या करने वाले हैं एक्चुअली में हम लोग। उसके बाद मैथमेटिकली इसको निकाल के दिखाएंगे कि क्या संबंध आता है, फिर समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं निकाल के बताता हूँ। तो देखो, मान लो कोई एक फ्रेम है S, ठीक है। मान लेते हैं एक कोई फ्रेम S है, इसमें 3 एक्सिस हो जाएंगे अपना। ये X एक्सिस मान लो, इसको Y एक्सिस, इसको Z एक्सिस, ठीक है। Z इस वाले एक्सिस में, मतलब इस वाले फ्रेम में, S फ्रेम में एक कोई पॉइंट P है, इस पर कोई एक कण है जिस पर घटना घटित हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट P को हम लोग इस फ्रेम में निर्देशांक लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, X Y और Z। मान लो किसी समय T पर की बात कर रहे हैं, कोई एक टाइम ले लेते हैं उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको निर्देशांक में T भी लिख लेता हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, एक दूसरा निर्देशांक लेते हैं, सॉरी एक दूसरा फ्रेम लेते हैं, दूसरा फ्रेम लेते हैं H डैश। वो जो H डैश फ्रेम है वो इस वाले फ्रेम से X एक्सिस से क्या है, v वेग से गतिशील है। कैसे, मैं इसको डायग्राम में बना के बताता हूँ। तो उस S फ्रेम का X, ये वाला X एक्सिस हो जाएगा, ये वाला Y एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला Z एक्सिस। इसको मैं थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं डैश डैश से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसको मैं Y डैश दे दिया, इसको मैं X डैश दे दिया, इसको मैं दे दिया Z डैश, और ये फ्रेम हो गया H डैश। तो इस वाले फ्रेम क्या है, इस वाले फ्रेम से इसको मैं ओरिजिन पॉइंट O दे दूं, इसको O डैश दे दूं। तो ये जो फ्रेम से ना, ये जो फ्रेम है H डैश, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, v इंटू टी लिख सकता हूँ। v वेलोसिटी x एक्सिस बस में ना, सिर्फ y और z में सेम रहेगा, सिर्फ x एक्सिस बस में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। अब बताओ, ये जो हम लोग पॉइंट लिए हैं यहाँ पे P, इसमें कोई कण है, तो उसका S फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या है, X Y Z और T आया। अब हम लोग S डैश में लिखना है। तो S डैश में हम लोग मान लेते हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, X डैश Y डैश Z डैश और T डैश, ठीक है। ये मान के चलते हैं। तो इन इक्वेशन मतलब x डैश y डैश z डैश और t डैश और x y z t, इन दोनों में जो रिलेशन आएगा ना, उसी को बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो उसमें क्या रिलेशन आता है,
उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो जो एक्स डैश का मान रहता है, चूँकि यहाँ से लेकर पहले यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पर, अब t इक्वल टू कुछ टाइम पर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब उधर चले जाएगा, एच डैश यहाँ पे पहुँच गया, मतलब v t दूरी तय कर लिया मान लो, समझ लो। तो अब क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी। अब चूंकि ये सिर्फ x एक्सिस बस में मूव कर रहा है, मतलब y डैश लिखना चाहूँ तो y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, z में भी उसी प्रकार कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो z डैश तो सेम ही रहेगा, सिर्फ x बस में चेंज हो जाएगा जो कि x माइनस वी टी हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, और करके यहाँ पर मैं वी टी को इसे ट्रांसफर कर दूँ तो मैं x का मान निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x डैश प्लस वी टी, और यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जेड डैश। ये जो 3 समीकरण आए हैं इसको मैं दे देता हूँ अभी समीकरण 1। ओके, अब हम लोग डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है, उसमें कोई कण है, तो इसको हम लोग को एस फ्रेम में पोजीशन निकालना है उस पॉइंट P का। तो मैं कैसे इसको दर्शा सकता हूँ भाई, तो सीधा सीधा मैं एन खींच दिया, यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ R वेक्टर है, और एस डैश फ्रेम में इस पॉइंट P का पोजीशन क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ मैं R डैश वेक्टर है। तो उसके बाद तुम लोग ओ डैश पी त्रिभुज को नोटिस करो, कौन कौन सा ओ, इसको दूसरे पेन से बताता हूँ मैं, ओ डैश पी, ये वाला त्रिभुज को नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा सकता हूँ, ठीक है। सदिश योग का त्रिभुज नियम से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल ओ डैश पी में। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, ओ पी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ओ पी इक्वल टू ओ डैश और ओ डैश पी, तो ये हो जाएगा ओ डैश पी वेक्टर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ भाई। सबका मान रख के देखते हैं, तो ओ पी का मान हमारे पास क्या है, आर वेक्टर, तो इसको मैं आर वेक्टर लिख दिया। ओ डैश का मान क्या है, वी टी, इसको वी टी ले लिया। ओ डैश पी का मान क्या है हमारे पास, आर डैश वेक्टर। तो मैं पोजीशन को कैसे लिख सकता हूँ, ये एस फ्रेम में पोजीशन है, ये वाला एस डैश फ्रेम में पोजीशन है, तो दोनों में पोजीशन में क्या रिलेशन आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू वी टी प्लस आर डैश वेक्टर, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, और करके वी टी को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर माइनस वी टी। इसको मैं समीकरण देता हूँ 2। तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यही दो समीकरण क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है, क्योंकि इनमें दोनों जो फ्रेम है उसके निर्देशांकों में संबंध दिखा रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड, ये एस फ्रेम में निर्देशांक हो गए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये एस डैश फ्रेम में हो गए। उसी प्रकार यहाँ भी ये एस डैश फ्रेम में पोजीशन हो गया, ये वाला एस फ्रेम में पोजीशन हो गया। तो इन दोनों फ्रेमों में जो निर्देशांक है उनके बीच में जो संबंध दिखा रहा है उस समीकरण को क्या बोलेंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो ये हो गया मैथमेटिकली। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ट्विस्ट ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मिटा देते हैं। तो इस वाले में इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ, ठीक है। क्या कर दूं, इक्वेशन 2 को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है। बार बार नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, आप समझ जाना, ठीक है। तो इसको मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्या लिख सकता हूँ भाई, इधर हो जाएगा डी आर डैश अपॉन डी टी, और इस साइड हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और ये यहाँ पे हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पोजीशन में चेंजमेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ v वेक्टर, मतलब ये वेलोसिटी हो जाएगा, इसको वेलोसिटी लिख सकता हूँ भाई, v डैश लिख रहा हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर, और ये जो है v, ये ध्यान रखना स्मॉल v है, ठीक है। ये दोनों कैपिटल v है, ये जो हम लोग ले रहे हैं ये स्मॉल v है, यहाँ पे भी स्मॉल v है। तो स्मॉल v को मैं कुछ इस टिप से लिख रहा हूँ, कैपिटल v को ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन आया ये क्या है, फ्रेम S और फ्रेम S डैश में कण का वेलोसिटी को दिखा रहा है। ये फ्रेम S डैश में वेलोसिटी है, ये वाला फ्रेम S में वेलोसिटी है। तो फ्रेम S और S डैश में जो वेलोसिटी है उसमें भी रिलेशन क्या आ जाएगा, इस टाइप से रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण तुम लोग दे दो 3। ध्यान देना, ये जो समीकरण आया ना, इसको बोलते हैं वेगों के योग का गैलीलियन समीकरण भी बोलते हैं। वेगों के योग का
गैलीलियन समीकरण ऐसा बोलते हैं इसको, तो ये भी याद होना चाहिए, गैलीलियन समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो वेग वाला जो रिलेशन आया उसको बोलते हैं वेगों के योग का समीकरण, गैलीलियन समीकरण। इसके बाद ध्यान देना, यदि समीकरण 3 को मैं फिर से टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो त्वरण निकल जाएगा। त्वरण का भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। फिर से अगेन मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा डी वी डैश अपॉन डी टी, और इधर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, और चूंकि v क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, एक समान वेग से इधर मूव कर रहे हैं भाई, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि चेंज किसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश वेक्टर, त्वरण का लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा ए वेक्टर, और 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, दोनों फ्रेम में त्वरण का मान आ गया, जो कि क्या हो रहा है भाई, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश में त्वरण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि चाहे फ्रेम एस में लो चाहे फ्रेम एस डैश में लो, जो पोजीशन आ रहा है ना वो हमेशा बराबर आता है, उसका त्वरण का मान क्या होगा, बराबर आएगा। तो इसको मैं समीकरण 4 दे देता हूँ। तो इसे एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि यदि हम लोग एस फ्रेम को जड़त्वी माने हैं, शुरू में ये जड़त्वी फ्रेम लिए हैं, तो एस डैश भी फ्रेम क्या हो जाएगा, जड़त्वी हो जाएगा। ये भी फ्रेम क्या हो जाएगा, जड़त्वी फ्रेम कहलाएगा। ये वाला हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, जड़त्वी निर्देश फ्रेम में। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। अतः हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गैलीलियन जो रूपांतरण समीकरण आया है उससे हम लोग टोटल 3 प्रकार के निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर परिकल्पना बोल सकते हो, अवधारणा बोल सकते हो, पोस्टुलेट्स, 3 प्रकार के पोस्टुलेट हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से उसको देखते हैं। तो देखो कौन कौन से हम लोग पोस्टुलेट निकाल सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि कोई भी घटना हो रही है वो निर्देश फ्रेम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी भी घटना का समय t जो है वो किसी निर्देश फ्रेम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई घटना घट रही हो, वो फ्रेम एस में घट रही है मान लो। ठीक है, पॉइंट पी पर कोई कण है जिसमें कोई घटना घट रही हो, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे ओ में है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो घटना घट रही है मान लो एस फ्रेम में टी टाइम पर घट रही है। ठीक है, और वही घटना सेम चीज़ एस डैश फ्रेम में मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो वो देखेगा तो उसके लिए टी टाइम पर घटना घटेगी। ठीक है, तो ये जो टी टाइम और टी डैश टाइम है ये दोनों क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से दोनों इक्वल होते हैं। मतलब सेम चीज़ वही घटना ओ ऑब्जर्वर के लिए भी वही नोटिस होगा जो ओ डैश ऑब्जर्वर के लिए नोटिस होगा। वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, सेम टाइम पर सेम चीज़ दिखाएगा उसमें। ये पहला हम लोग का पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक छड़ है, मान लो रॉड है समझ लो। ठीक है, तो रॉड की दोनों सिरों की जो लंबाई है, दोनों सिरों के बीच की लंबाई, या फिर ऐसा मान लो कि यहाँ पे मान लो कोई 2 कण है अलग अलग। ठीक है, या तो रॉड ले लो या तो कोई कण ले लो, तो दोनों सिरों की जो लंबाई है वो भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती, वो सेम ही आएगा। चाहे एस फ्रेम में देखो चाहे एस डैश फ्रेम में देखो, दोनों की जो बीच की लंबाई है वो कांस्टेंट रहती है, निश्चर रहती है, या फिर उसको इनवेरिएंट रहती है, ऐसा बोल सकते हो। कैसे निकाल के दिखा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक रॉड है जो कि एस फ्रेम में क्या है, यहाँ पे है, जैसे P हो गया एक सिरा, दूसरा सिरों को मैं ले देता हूँ Q। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉड है समझ लो, एक सिरा P हो गया, दूसरा सिरा Q हो गया। इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग एस फ्रेम में देख रहे हैं तो x1 y1 z1, और दूसरा सिरा का निर्देशांक को मैं x2 y2 z2 दे देता हूँ। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम लोग एस फ्रेम में। यदि हम लोग इसी को एस डैश फ्रेम में देखें तो इसी क्षण की लंबाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, P एंड Q। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं x1 डैश है, y1 डैश है, ये z1 डैश है। ठीक है, ये डैश है, तो ये P का निर्देशांक हो जाएगा। Q का निर्देशांक मान लेते हैं कि x2 डैश, y2 डैश और z2 डैश है। तो मैं किसी भी क्षण की लंबाई निकालना चाहूँ, इस क्षण की लंबाई निकालना चाहूँ तो लंबाई कैसे निकालते हैं भाई, मान लेते हैं एस फ्रेम में लंबाई क्षण की, यहाँ पे लिख लेते हैं रॉड की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड, तो उसका मैं निकालना चाहूँ मान, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, दोनों सिरा में से, मतलब इस सिरा में से इसको मैं घटा दूंगा तो निकल जाता है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस
y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ऐसे लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एस फ्रेम में हो गया। यदि एस डैश फ्रेम में निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस डैश फ्रेम में निकालना है तो एस डैश फ्रेम में इसको कैसे लिख सकता हूँ, x2 डैश माइनस x1 डैश होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो जो लेंथ है एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में, ये भी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आया, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम लोग निकाले थे उसमें क्या था भाई, x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या था, x2 डैश माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। y2 माइनस y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 डैश माइनस y1 लिख सकते हैं। z2 माइनस z1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, z2 डैश माइनस z1 डैश, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दूसरा उसका निष्कर्ष था, दूसरा उसका पोस्टुलेट था बोल सकते हो। तो ये दो प्रकार की अवधारणा हो गई। तीसरा एक और उसने ये सोचा, तीसरा ऐसे निकाल सकते हैं कि ठीक है, मतलब इसमें ये निष्कर्ष निकला कि जो दोनों फ्रेम में यदि हम लोग किसी भी लेंथ निकाल रहे हैं, दो कण की जो बीच के जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, वो इनवेरिएंट रहती है, दोनों में बराबर रहती है। चाहे एस फ्रेम में देखो चाहे एस डैश फ्रेम में देखो, उसमें दोनों में बराबर रहेगी। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट ये था कि जैसे मान लो कोई घटना घट रही हो, एस फ्रेम में देख रहे हैं, एस फ्रेम में मान लो पॉइंट P है। ठीक है, एस फ्रेम में मान लो कोई पॉइंट P है, इस पर कोई कण है, अभी उसमें घटना घटेगी। ठीक है, तो वो जो घटना घट रही है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन में घटेगी। जैसे मान लो अभी स्टार्टिंग में वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, उसके बाद T समय में, मान लेते हैं T समय में उसमें कोई घटना घटी और उसका पोजीशन चेंज हो गया। तो पोजीशन चेंज हो गया, फिर से उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करेंगे तो जो समय डेल टी का मान निकालेंगे ना, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे P पे कोई कण है रखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर तो यहाँ पे रहेगा, तो उसका हम लोग को निर्देशांक लिख लेंगे। उसके बाद ये इसमें कोई घटना घटित हुई तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो पहले t1 टाइम पर यहाँ पे था, अब t2 टाइम पर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो डेल t है ना, टाइम इंटरवल निकालना चाहें हम लोग, टाइम इंटरवल निकालने चाहें इन एस फ्रेम, तो मैं टाइम t को कैसे लिख सकता हूँ भाई, टाइम इंटरवल डेल t इक्वल टू t2 माइनस t1, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो एस फ्रेम में हो गया। सेम यही चीज़ यदि एस डैश फ्रेम में हो, सेम यही चीज़ एस डैश फ्रेम में हो, मतलब यहाँ पे भी कोई पार्टिकल, कोई एक कण है या पार्टिकल है बोल लो, वो टाइम t1 डैश पर क्या है, पहले मान लो यहाँ पे t1 डैश पर यहाँ पे पार्टिकल है, फिर उसमें कुछ घटना घटित हुई, कुछ इंसिडेंट हुआ, फिर उसका पोजीशन चेंज होके t2 डैश पर अब मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसका टाइम इंटरवल निकालते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल इन एस डैश फ्रेम। तो टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं तो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, डेल t डैश इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो ये बोलता है कि दोनों फ्रेमों के लिए जो टाइम इंटरवल है वो क्या होता है, इक्वल होता है बोलता है। तो डेल t डैश माइनस डेल t होता है बोला। ठीक है, इसको समीकरण जो भी आया था उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि चाहे एस फ्रेम में देखो चाहे एस डैश फ्रेम में देखो, जो टाइम इंटरवल है, कोई भी घटना घटित हो रही है तो दोनों फ्रेम में टाइम इंटरवल बराबर होती है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के 3 हम लोग अभिकल्पना इसका जनरेट कर सकते हैं। बुक में 3 अभिकल्पना दिया हुआ है, एक बार थोड़ा समझ में नहीं आया भी होगा तो एक बार बुक को जाकर जरूर देखना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला में क्या था कि टाइम जो है दोनों में सेम रहता है, एस फ्रेम में देखो चाहे एस डैश फ्रेम में देखो, दोनों में टाइम सेम रहेगा। दूसरा, यदि क्षण की लंबाई, रॉड की लंबाई निकालना है या फिर 2 पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो वो भी इनवेरिएंट रहता है, चाहे एस फ्रेम में देखो चाहे एस डैश फ्रेम में देखो। तीसरा बोलता है कि कोई भी मान लो घटना घटित हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो कोई भी जो टाइम इंटरवल है वो दोनों फ्रेम के लिए क्या रहेगा, इक्वल रहता है, वो भी इनवेरिएंट रहता है, मतलब दोनों फ्रेम में बराबर रहता है, बोलने का मतलब ये है। ठीक, वास्तव में जो गैलीलियन निश्चरता का जो समीकरण है, ठीक है, जो गैलीलियन निश्चरता का जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या होती है, प्रेक्षणों पर भी डिपेंड करती है, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना उस पर भी डिपेंड करती है। उसके अनुसार क्या होता है, हमारे फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं,
ठीक है, वो सभी जड़त्वीय फ्रेम के लिए एक समान होती है। वो कैसे? तो मान लो एग्जांपल से समझो, मान लो कोई एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, स्पेसशिप है, वो क्या हो रहा है, स्पेस में एक समान वेग से गति कर रही है। अब उस स्पेसशिप पे मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ है, वो कुछ प्रैक्टिकल करता है, ठीक, उसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा ना, वो क्या होगा, जब वो एक समान वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तब जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो, और यदि वो मूव नहीं कर रहा हो, मान लो वहाँ पे स्थिर है, अब फिर से वो प्रैक्टिकल करता है तो जो ऑब्जर्वेशन आता है, दोनों ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों जड़त्वीय फ्रेम में हो गए। पहला अपना जो मूव कर रहा है एक समान वेग से, तो वो भी जड़त्वीय फ्रेम में ही हो गया। जड़त्वीय फ्रेम का मैं स्टार्टिंग बताया था, एक समान मूव से कर रहा है तो उसमें बाएं बल 0 लगेगा, ठीक है, बाएं बल 0 लग रहा है मतलब उसका एक्सीलरेशन का मान 0 हो जाएगा, तो वो भी जड़त्वीय फ्रेम में आता है। तो दोनों ऑब्जर्वेशन जब करेगा तो वो दोनों सेम ऑब्जर्वेशन आता है, मतलब जड़त्वीय फ्रेम के लिए क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होता है, ठीक। अतः हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के वो सब मूल नियम, जो भौतिक विज्ञान के जो फंडामेंटल लॉज हैं, वो उन दो फ्रेमों के लिए इनवेरिएंट होते हैं जिनमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लागू होता है, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दो कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या देखेंगे, पहला कंडीशन ऐसे देखते हैं कि ये मान लो एक फ्रेम एस है, यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन ये लेंगे कि जो दूसरा फ्रेम रहेगा ना, अभी तो एक्स डायरेक्शन में मूव करा दिए, तो दूसरा कंडीशन जब लेंगे, कंडीशन फर्स्ट लेंगे, तो उसमें मान ले तो एक फ्रेम एस हो गया, यहाँ पे एक फ्रेम एस डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे कि उसका मान क्या आता है। और एक दूसरा और कंडीशन लेंगे, जब हम लोग फ्रेम एस डैश ऐसा रहेगा, फ्रेम एस डैश कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ये एस डैश फ्रेम हो जाएगा, तब दोनों में क्या रिलेशन आता है उसको निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर ऐसे काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर दोनों को इसी में इंक्लूड कर दूंगा तो इस लेक्चर में इतना ही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर को पार्ट 2 बना के मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार बुक्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक कुछ मतलब अजीब टाइप का टॉपिक है ये, ठीक है। आराम से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और लेक्चर को देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। और बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बुक में कुछ अलग लैंग्वेज में मतलब वही चीज़ जो है ना थोड़ा डिटेल में दिया रहता है। तो ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आया होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ डाउट पूछना होगा, मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना इससे मैसेज छोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।